अहाना ने पोल्टू के फर्जी वसीयत के कागजात का किया खुलासा। दामिनी की एंट्री से मचा तूफान। अहाना और दुर्गा देवी ने 7 लाख के चेक से काम शुरू कर दिया है। घर के पिछले हिस्से में मूर्तियों का एक बड़ा वर्कशॉप तैयार किया गया है। अहाना ने उन विधवा महिलाओं को काम पर रखा है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। ये देखकर पूरा मोहल्ला अहाना और दुर्गा देवी की तारीफ कर रहा है, जो पोल्टू दादा के लिए किसी जहर से कम नहीं है। पोल्टू अब सीधे वार करने का फैसला करता है। वह जानता है कि अहाना की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और यह प्रोजेक्ट है। एक तूफानी रात में जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, पोल्टू दबे पांव वर्कशॉप में घुसता है। उसके हाथ में केरोसिन की बोतल है। वह अहाना के सपनों और उन गरीब महिलाओं की मेहनत की मूर्तियों पर तेल छिड़क देता है। पिशमनी बाहर खड़ी होकर पहरा दे रही है। पोल्टू जैसे ही माचिस जलाता है, अचानक वहां अहाना प्रकट हो जाती है। दरअसल अहाना को पहले ही पोल्टू की हरकतों पर शक हो गया था और उसने वर्कशॉप में छिपकर नजर रखने का फैसला किया था। अहाना चिल्लाती है, पोल्टू दादा रुक जाइए, ये आग सिर्फ मूर्तियों में नहीं, इस घर की मर्यादा में लगेगी। लेकिन पोल्टू हार मानने वालों में से नहीं है। वह अहाना को धक्का देता है और वर्कशॉप के एक कोने में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगती है। शोर सुनकर अर्जुन और दुर्गा देवी बाहर भागते हैं। अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालकर अहाना को आग से बाहर निकालता है। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आग लगने के बावजूद अहाना रोती नहीं है, बल्कि वह पुलिस को बुला लेती है। वह दिखाती है कि उसने वर्कशॉप में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, जिसमें पोल्टू का काला चेहरा और आग लगाते हुए साफ वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। अब पोल्टू दादा और पिशमनी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बेड़ियां निकालती है। घर के बड़े बुजुर्ग, जो अब तक पोल्टू का पक्ष लेते थे, अब शर्म से सिर झुका लेते हैं। दुर्गा देवी ऐलान करती है कि आज से इस घर में सिर्फ उसी का सम्मान होगा जो मेहनत और सच्चाई की कद्र करेगा। पोल्टू दादा और पिशमनी की गिरफ्तारी के बाद घर की फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। पुलिस जब पोल्टू को घसीटते हुए ले जा रही होती है, तब वह अपनी हार से तिल मिलाकर चिल्लाता है कि वह वापस आएगा और अहाना को बर्बाद कर देगा। लेकिन अहाना की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक चट्टानी इरादा है। कहानी अब 1 साल की छलांग लीप लेती है। जो वर्कशॉप कभी राख का ढेर बन गई थी, वह अब अहाना हस्तशिल्प केंद्र के नाम से एक आलीशान फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी है। अहाना अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन बन चुकी है। उसके साथ काम करने वाली उन विधवा और बेसहारा महिलाओं की जिंदगी भी संवर गई है। वे अब रंगीन साड़ियां पहनती हैं और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। सबसे बड़ा बदलाव अर्जुन में आया है। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है और अब वह अहाना के बिजनेस का मार्केटिंग हेड बन गया है। वह अहाना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। दुर्गा देवी घर की मुखिया के रूप में पूरे गर्व के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। तभी कहानी में एक नया विलेन दस्तक देता है। जेल से पैरोल पर बाहर आया पोल्टू अकेला नहीं है। उसके साथ एक रहस्यमयी औरत है जो खुद को अहाना के अतीत का हिस्सा बताती है। यह औरत दावा करती है कि अहाना ने जिस जमीन पर फैक्ट्री बनाई है, वह असल में उसकी है और उसके पास इसके पुख्ता कानूनी कागजात हैं। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां खुशियों के आसमान पर साजिशों के काले बादल फिर से मंडराने लगेंगे। अहाना और दुर्गा देवी ने जिस संघर्ष से अपनी मेहनत का साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर अब एक नई और भयानक मुसीबत आने वाली है। यह मुसीबत कोई और नहीं, बल्कि पोल्टू दादा की एक ऐसी चाल है जो सीधे अहाना के अस्तित्व और उसके अतीत पर वार करेगी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा पोल्टू दादा चैन से नहीं बैठा था। उसने अहाना को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति और रसूख का इस्तेमाल किया और अंततः पैरोल पर बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसके साथ एक ऐसी औरत है जिसका नाम सुनते ही घर के पुराने सदस्यों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। इस औरत का नाम है दामिनी। दामिनी का दावा है कि अहाना ने जिस जमीन पर अपनी फैक्ट्री और सपनों का महल खड़ा किया है, वह जमीन सालों पहले उसके नाम कर दी गई थी और अहाना ने जाली दस्तखत करके उसे हड़पा है। एक दोपहर जब अहाना अपने ऑफिस में नई मूर्तियों के एक्सपोर्ट ऑर्डर देख रही होती है, तभी अचानक बाहर शोर मचता है। अहाना बाहर निकलकर देखती है तो उसके सामने पोल्टू दादा बड़ी खसक के साथ खड़े हैं और उनके बगल में काले चश्मे और कीमती साड़ी पहने दामिनी खड़ी है। दामिनी के हाथ में कुछ कानूनी फाइलें हैं। पोल्टू की आंखों में वही पुरानी नफरत और जीत की चमक है। वह ठहाका मारते हुए कहता है, क्यों अहाना, सोचा था कि पोल्टू दादा जेल में सड़ जाएगा और तू यहाँ मालकिन बनकर राज करेगी? देख, मैं लौट आया हूँ और अपने साथ तेरी बर्बादी का सामान भी लाया हूँ। अहाना शांति से कहती है, पोल्टू दादा, आप सुधरे नहीं। जिस आग ने आपके हाथों को जलाया था, लगता है उसका घास अभी भरा नहीं है। ये फैक्ट्री मेरी मेहनत की है, किसी की खैरात नहीं। तभी दामिनी आगे बढ़ती रहे और अपनी फाइल अहाना की मेज पर पटक देती है। वह कहती है, मेहनत की होगी तुमने, लेकिन जमीन मेरी है। मैं इस घर के पुराने मालिक की सौतेली बहन हूँ और वसीयत के मुताबिक इस पूरी संपत्ति पर पहला हक मेरा है। तुम यहाँ सिर्फ एक किराएदार हो और वह भी गैर कानूनी। यह सुनकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुर्गा देवी जब बाहर आती है और दामिनी को देखती है तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। पुरानी यादें उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है।
दामिनी असल में वह औरत थी जिसने सालों पहले घर की शांति भंग करने की कोशिश की थी और उसे घर से निकाल दिया गया था। दुर्गा देवी चिल्लाकर कहती है, दामिनी तू यहाँ फिर से जहर घोलने आई है? यह जमीन अहाना ने अपनी मेहनत और बैंक लोन से खरीदी है। दामिनी एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, बैंक लोन तो तब मिलता है ना दुर्गा, जब कागज सही हो। पोल्टू ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में फर्जीवाड़ा किया। अब या तो ये फैक्ट्री खाली करो या फिर 7 लाख के चेक के साथ साथ 7 करोड़ का हर्जाना भरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही दिन घर पर कोर्ट का नोटिस आ जाता है। अहाना का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और फैक्ट्री के काम पर स्टे लगा दिया जाता है। उन बेसहारा महिलाओं के चेहरे पर फिर से डर छा जाता है जिन्हें अहाना ने रोजगार दिया था। अहाना के लिए यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं बल्कि उन सैकड़ों महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। अर्जुन अहाना को टूटने नहीं देता। वह कहता है, अहाना हम हार नहीं मानेंगे। अगर पोल्टू ने चाल चली है तो हम कानून का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। दामिनी और पोल्टू ने मिलकर अहाना के खिलाफ मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि अहाना एक घोटालेबाज है और उसने गरीबों के नाम पर सरकार से पैसे ऐंठे हैं। वो सीनियर अधिकारी जिसे जांच समिति ने फटकार लगाई थी अब दामिनी के साथ मिल गया है। वो पुराने केस की फाइलें फिर से खुलवाने की धमकी देता है। अहाना को समझ आ जाता है कि यह लड़ाई कोर्ट के बाहर भी लड़नी होगी। वह चुपचाप अपनी पड़ताल शुरू करती है। वह उन पुराने वकीलों और गवाहों को ढूंढने की कोशिश करती रहे जिन्होंने सालों पहले दामिनी का असली चेहरा देखा था। इसी बीच अहाना को पता चलता है कि दामिनी जिस वसीयत की बात कर रही है वह असल में एक अधूरी वसीयत है और उसके असली पन्ने दुर्गा देवी के पुराने संदूक में कहीं छिपे हैं। इधर घर में पोल्टू दादा ने फिर से अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। वह पिशमनी के साथ मिलकर रसोई में षड्यंत्र रचता है कि कैसे अहाना के खाने में कुछ ऐसा मिलाया जाए जिससे उसकी सेहत बिगड़ जाए और वह कोर्ट की तारीख पर न पहुंच सके। पिशमनी डरती तो है लेकिन लालच उसे अंधा कर देता है। कोर्ट की सुनवाई का दिन आता है। अहाना की तबीयत खराब होने लगती है लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपनी सास का हाथ पकड़कर कोर्ट रूम में दाखिल होती है। दामिनी का वकील बड़े आत्मविश्वास के साथ फर्जी दस्तावेज पेश करता है और अहाना को दोषी ठहराने की कोशिश करता है। जज साहब जब फैसला सुनाने वाले होते हैं तभी अहाना का वकील एक पुराने मुनीम को गवाह के तौर पर खड़ा करता है। यह मुनीम वही है जिसे पोल्टू ने शहर से बाहर भेज दिया था। मुनीम कोर्ट में बयान देता है कि दामिनी ने पोल्टू के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उन कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए थे। अहाना अपनी फाइल से वह असली वसीयत निकालती है जो उसे दुर्गा देवी के संदूक से मिली थी। उस वसीयत में साफ लिखा था कि दामिनी का इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि उसने परिवार के साथ विश्वासघात किया था। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब कागजों की जांच करते हैं और दामिनी व पोल्टू की दलीलों को खारिज कर देते हैं। न केवल अहाना का स्टे हट जाता है बल्कि कोर्ट दामिनी और पोल्टू पर कोर्ट को गुमराह करने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में जुर्माना और दोबारा गिरफ्तारी का आदेश सुनाता है। पोल्टू दादा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे कोर्ट के गेट पर ही दबोच लेती है। अहाना दामिनी के पास जाती है और शांति से कहती है, रिश्ते खून से नहीं ईमानदारी और प्यार से बनते हैं। आपने इस घर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन इस घर की नींव मेरी सासू माँ के आशीर्वाद और सच्चाई पर टिकी है। घर वापसी पर अहाना का स्वागत उन महिलाओं ने किया जिनकी नौकरियां दांव पर लगी थी। वे सब मिलकर अहाना पर फूलों की बारिश करती है। दुर्गा देवी अहाना के माथे को चूमती है और कहती है, आज तूने सिर्फ मेरा घर नहीं बचाया बल्कि मेरा गौरव भी बचा लिया। बड़े घर की छोटी बहू की यह जीत अब एक मिसाल बन चुकी है। अहाना ने दिखा दिया कि जब एक औरत ठान लेती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए दीवार बनकर खड़ी हो सकती है। अब अहाना का लक्ष्य अपनी फैक्ट्री को देश की सबसे बड़ी हस्तशिल्प कंपनी बनाना है जहां हर बेसहारा महिला को सम्मान और पहचान मिले। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे अहाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाती है और कैसे वह अपने परिवार को एकजुट रखते हुए नए दुश्मनों का सामना करती है। कहानी अब एक नए रोमांच और सफलता के अध्याय की ओर बढ़ रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।